ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, वो भी शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना हो। ये सारे फार्मूलेस मैंने लिख रखे हैं, तो सारे फार्मूले के ऊपर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बोर पॉडुलस। इसके 3 पोस्टुलेट थे, ठीक है। तो पहला वाला तो पता ही है आपको कि वो इलेक्ट्रॉन है जो वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड। उस ऐसी सर्कुलर ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, राइट ना। दूसरा था आपका कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो कितना होगा? NH/2π। और तीसरा था कि आपका जो अगर फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है लोअर से हायर में जाने के लिए, तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए जितना कि वो डिफरेंस है उन ऑर्बिट्स के बीच का। और अगर वो हायर से लोअर में आ रहा तो इतनी एनर्जी निकालेगा, इतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें फ्रिक्वेंसी भी पूछ सकता है, फ्रिक्वेंसी हम लोग देख लेंगे ना। इसके बाद सेकंड नंबर में आता है हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इसमें आपको देख लेना है कि बोहर मॉडल क्या बोलता है। बोहर मॉडल ने बताया था कि आपका जो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो आपका फोर्स लगेगा इसमें। ये आपका हो जाएगा आपका कूलम्बिक फोर्स, और ये जब आपका हो जाएगा सेंटीमीटर फोर्स। तो आपके यहाँ से ये फार्मूला आपको बताइए 1/4πε/Z(E²/R)n²। और ये आपका सेंटीमीटर फोर्स है, mv²/r होता है ना। तो ये रख दिया। फिर यहाँ से ये तो आगे क्वेश्चन नंबर 1। और आपको भी पता है कि अकॉर्डिंग टू बोहर ये आपका क्या था? ये था आपका पोस्टुलेट बताए थे ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये H/2π था, राइट। ओके, सो ये अब दो आपके फार्मूले, इन दोनों फार्मूले की मदद से हम लोग Rn का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। Rn मतलब कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी न्यूक्लियस से दूरी। सो ये आपका Rn का फार्मूला हो जाएगा H²। इन दोनों की मदद से आप लोग ये वाला फार्मूला निकालोगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या हो जाती है? ये हो जाती है 0.529 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम लोग बोहर रेडियस भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को। सो ये आपका हो जाएगा बोहर रेडियस। बोहर रेडियस का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी आपकी रेडियस है, उसको हम लोग बोहर रेडियस बोलते हैं हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका बोहर रेडियस की डेफिनेशन है। तो बोहर रेडियस का ये फार्मूला हो जाएगा H²/π(m)E²। ओके, सो इसकी वैल्यू आप लोग याद रख सकते हो। इन शॉर्ट में आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है 0.529 n²/z। गॉट इट। अब कई लोग बोलते हैं कि मतलब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, कहाँ ऊपर जेड होगा नीचे जेड होगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप खुद समझो कि न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन दूर वाले ऑर्बिट में है तो रेडियस बढ़नी चाहिए, तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू एन ऊपर होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हो जाएंगे अभी आगे चल के जिसमें कन्फ्यूजन होगी। तो इसमें क्या है n²/z। तो इसके बाद अलग अलग एन की वैल्यू पुट करोगे तो आप अलग अलग आर की वैल्यू निकाल लोगे ना। इसके बाद हमको पता है कि ये सारे फार्मूले हमने कलेक्ट कर लिए कि एक ये वाला फार्मूला याद रखना है, दूसरा क्या है कि जो आपका फोटोन के रिगार्डिंग है वो आपका ये वाला फार्मूला हो जाएगा। Rn का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 0.529 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे और n²/z। इसके बाद हमको पता है कि ये बोहर रेडियस है, बोहर रेडियस का क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा H²πε/0πme²। ये भी आता है, मतलब इसको जब हम लोग एटॉमिक यूनिट में पढ़ते हैं ना तो उसमें ये एक्सप्रेशन निकाल के आ जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हम लोग देख लेंगे बाद में ना। इसके बाद अगर मैं वेलोसिटी का फार्मूला निकालूँ, वेलोसिटी का फार्मूला इन दोनों इक्वेशन की मदद से, तो यहाँ से वेलोसिटी का फार्मूला आ जाता है E²/2ε/hz/n। तो इसकी वैल्यू याद रख लीजिएगा 2.18 × 10⁻⁶ z/n। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट कराना चाहूँगा कि यहाँ पे जो Rn है वो वैल्यू डिपेंडेंट है m के ऊपर। ये सब कांस्टेंट है, बट m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। आगे चल के क्या होगा कि न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से रिप्लेस होगा, तो वहाँ पे Rn की वैल्यू चेंज हो जाएगी। न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूक्लियस चेंज हो सकता है, साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर पार्टिकल से चेंज होगा, तो वहाँ पे भी Rn की वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा। ओके, सुना। इसके बाद आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं किसी ऑर्बिट में इनकी मदद से। तो हमारी ये वाला फार्मूला याद रख लीजिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें m पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? Bn हर एक एटम के लिए जो हाइड्रोजन लाइक वाला होगा उसके लिए हमें ये वैल्यू होगी। ओके, सो ये आ जाएगा 2.18 × 10⁻⁶ ये z/n। अगर मैं यहाँ पे b मतलब n=1 रखूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसकी वैल्यू, और ये हमारी हाईएस्ट होती है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जिसको हम लोग फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर बोले तो उसका समझ जाना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है? 2.18 × 10⁻⁶। गॉट इट? सुनाओ।
अब इसी वैल्यू को उन्होंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि अगर मान के चलो B1 की वैल्यू निकालना है तो B1 इक्वल टू यहाँ पर रखा, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/137। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है B1/C। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे B1 की वैल्यू ये पुट करूँ और C की वैल्यू पुट करूँगा तो हमारा ये पर्टिकुलर कांस्टेंट निकल आ जाता है। कभी कभी अभी आगे चल के एटॉमिक यूनिट्स में भी इसका यूज होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला एक्सप्रेशन अल्फ़ा होता है वो रेशियो होता है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो नाउ इसके बाद अब लोग वहाँ पे जेड और एन की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, तो डिफरेंट ऑर्बिट में हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है तो हमको पता है फॉर्मूला 1/mv² होता है, तो इसमें बी एन की वैल्यू पुट करोगे तो आपका टी एन की वैल्यू निकल आएगी। आप ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाता है कभी कभी दिमाग में कि पोटेंशियल में था कि काइनेटिक में था, तो ध्यान रखिएगा ये पोटेंशियल वाले में प्लस होता है। सो ऊपर Z²/n² हो जाएगा, है ना। इसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि फोर्स कम होगा तो मतलब स्पीड भी कम होगी, तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि एन कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जैसे जैसे ऑर्बिट से दूर होगा वैसे वैसे इसकी स्पीड भी स्लो होती जाएगी ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी का आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0 ZE²/r। तो यहाँ पे आर एन की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे हमारा ये बी एन का एक्सप्रेशन निकल आएगा। गॉट इट। सो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बट हाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का था और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था। सो इसमें जब हम लोग फार्मूले में पुट करोगे तो हमारा ये निकल के आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में वो कितनी हो जाएगी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ओके, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो आपका ये जो बी एन का एक्सप्रेशन निकला वो टी एन के एक्सप्रेशन से है ना, टी एन के एक्सप्रेशन से ये जो निकला वो निकला हमारा डबल सॉरी। ठीक है, तो ये टी एन डबल है ना 20, अगर 13.6 का डबल करोगे तो आएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी एन मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो। इसके बाद अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ इलेक्ट्रॉन की तो ऑब्वियसली ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल एनर्जी निकल आएगी, जिसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है -13.6 Z²/n²। याद रखिएगा इसका, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक नोट कराना चाहता हूँ चीज़ की। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा पार्टिकल लेके आता हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी आर एन की वैल्यू, बट बी एन सेम रहेगा। अगर बी एन सेम रहेगा तो यहाँ पे टी एन वाले एक्सप्रेशन में भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे एम आता है, तो यहाँ पे टी एन भी चेंज होगा, टी एन चेंज होगा, बी एन भी चेंज होगा क्योंकि मास डिपेंडेंट है, और टोटल एनर्जी भी चेंज होगी। तो कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा आफ्टर रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन तो हम लोग देख लेंगे आगे चल के। अब याद रखिएगा कि टी एन की वैल्यू होती है -13.6 Z²/n²। अगर एन की वैल्यू पुट करोगे तो हर एक ऑर्बिट के लिए निकल आएगा। बट अगर मैं बात करूँ आयोनाइजेशन की, आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो बाउंड स्टेट में था उसको रिमूव करना है उस स्टेट से, तो आपको n=∞ रखना होगा। और जब यहाँ पर n=∞ पुट करोगे तो यहाँ पर जो आपका एनर्जी ऑब्वियसली उसको बाउंड स्टेट से हटाना है, तो कितना रखने पर n=∞, इसको बोलते हैं आयोनाइज्ड स्टेट। n=∞ को क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड स्टेट्स। गॉट इट। सो यहाँ पर जिसमें यहाँ पे अगर मैं ई एन की वैल्यू यहाँ पर निकालूँ कितना आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। अगर मैं बात करूँ कि भैया कितनी एनर्जी चाहिए हमको, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बात करूँ तो इसमें इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और दूसरी भाषा में बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारी होती है वो ग्राउंड स्टेट के फर्स्ट स्टेट के पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इतना और फर्स्ट का डिफरेंस होता है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले से निकालना है इन्फिनिटी तक, तो ये आपके इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, तो वो एनर्जी कितनी होगी प्लस की 13.6। इन्फिनिटी पे 0 होती है, इस पर -13.6 होती है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी, तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ना अब लोगों को बात कर लेते हैं टर्म वैल्यू की। टर्म वैल्यू मतलब वेव नंबर की यूनिट में हमको कैसे वैल्यू निकालनी है एनर्जी की।
वैसे टर्म वैल्यू की डेफिनेशन कुछ और है, बट अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि जो हमारी एनर्जी की वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे थे, अब हमको सेंटीमीटर इन्वर्स में निकालना है या फिर मीटर इन्वर्स में निकालना है। इस प्रकार की अगर वैल्यू निकालनी है तो उसको हम लोग टर्म वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो टर्म वैल्यू हमारी क्या होता है, सिंपली जो आपके एनर्जी निकली है EN उसको डिवाइड कर दो HC से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी तो उसको H/C से डिवाइड कर दोगे तो हमारा टर्म वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे हम लोग EN की वैल्यू पुट करोगे, है ना। तो EN की वैल्यू आपको पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन करने के बाद वो माइनस काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन आता है। तो यहाँ पे आपका ये पुट कर दोगे, पुट करोगे तो आपका HC मल्टीप्लाई होगा तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कैसे कैसे याद रखनी है, सिंपल सा। तो यहाँ पे जो TN है वो आपका R∞Z²/n², ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, वो हो जाएगा हमारे me²4 डिवाइडेड बाई 8h³ इसकी वैल्यू आप लोग याद रख सकते हो 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अगर एक्सप्रेशन याद होता है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। कभी कभी मास चेंज कर देता है तो यहाँ वैल्यू पुट डालें दूसरी आएगी। तो अगर वैल्यू याद रख रहे हो, ठीक है, ये अगर यहाँ पे वैल्यू याद रख रहे हो तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। गॉट इट ना। सो ये आपका हो जाएगा, जो TN की वैल्यू होती है वो होती है R∞Z²/n²। इतना सा पहले याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की। अब इमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है कि जब अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर वाली स्टेट में आता है तो फोटोन रिलीज करेगा। आपको अलग अलग स्टेट से अगर वो अलग अलग ऑर्बिट से आ रहा है तो ऑब्वियसली एक स्पेक्ट्रा बनेगा, है ना, पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का। सो पहली बात तो अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो TN है टर्म वैल्यू को पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, या फिर मीटर इनवर्स, इस तरीके की आपकी यहाँ पे यूनिट है। तो अगर मैं वेव नंबर पूछूँ तो वेव नंबर हो जाएगा हमारा दोनों ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का वेव नंबर है वो करस्पॉन्डिंग टू इन दोनों के बीच की जो टर्म वैल्यू की डिफरेंस होगा वो हमारा वेव नंबर कहलाएगा निकलते हुए फोटोन का। सो मैंने ये निकाल लिया, है ना। ये हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म वैल्यूज़। सो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता है कि ये जो टर्म वैल्यू है वो N और Z पे डिपेंड करता है। तो यहाँ इसके लिए इसके लिए फाइनल वाले के लिए N आपका NF हो जाएगा और यहाँ पे NI हो जाएगा। तो यहाँ का जब डिफरेंस करोगे तो आपका एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा। 1/λ R∞Z², 1/final माइनस 1/initial। याद रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि जो वेव नंबर है वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग हायर से लोअर में जा रहे हैं ना, तो ये वाला टर्म हमारा यहाँ पे जो है वो NI वो हायर है, ये आपका लोअर है। मतलब NI का मतलब क्या है कि मैंने इनिशियल कौन सी वाला लेवल रखा है, तो जहाँ से आ रहा है उसको पीछे रखना है और जहाँ जा रहा है उसको आगे रखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा फॉर स्पेक्ट्रा निकालने के लिए कि आपका कौन सी वेवलेंथ ने कर रही है अगर ट्रांजिशन बिटवीन टू ऑर्बिट्स हो रहा है। तो बस यहाँ पे वही स्पेक्ट्रा का नाम रख देते हैं कि अगर मान के चलो कि हायर स्टेट कुछ भी हो, बट अगर फाइनल स्टेट हमारी 1 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो सीरीज बनेगी, उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है 1215 से लेकर 911। अगर ये याद रहता है तो अच्छी बात है। ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट है। मैं फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से अगर उसमें आ रहा है तो कितना हो रहा है, और फाइनल फर्स्ट का मतलब क्या है कि अगर सेकंड से 1 पे आ रहा है, ठीक है, जस्ट अब वाले से, तो आपको ये हो जाएगा। और अगर मैं इसकी रेंज पूछूं तो रेंज हो जाएगा आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन पे लाई करेगा। इसी प्रकार आपका अगर 2 से मतलब 2 पर ट्रांजिशन होता है वार्मर होता है, 3 पर ट्रांजिशन क्वेश्चन, 4 में अगर ट्रांजिशन होगा तो ब्रैकेट, अगर 5 में होगा तो फुंड हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर आपको रीजन्स है कि आपका एक स्पेक्ट्रा है, EM स्पेक्ट्रा में कौन सी रेंज में वो फोटोन लाई करेगा, उसके वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये स्पेक्ट्रा वाला भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेक्ट्रा भी लिख लिया कि भाई स्पेक्ट्रा होता कैसा, उसका किस तरीके से वेवलेंथ चेंज होती है। तो गामा के बाद आता है एक्स के बाद UV विजुअल, इंफ्रारेड, फिर आपका माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव आता है। तो हमको पता है कि ऐसे मतलब अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो इसमें वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, एनर्जी घटती है। आपको पता है ना एक्सरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी कार्डिया लगा सकते हो कि एक्सरे इस साइड है तो ये एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये स्पेक्ट्रा का ऑर्डर है EM रेडिएशन का, ये भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई अगर
जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा था, मतलब ऐसे ऑब्वियसली मूव करता है, साथ साथ वो रिवॉल्व करता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई अगर वो उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करो तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो हमारी होती है वो 2π/t तो होती ही होती है, बट जो आपका BN/Rn है, BN/Rn है ना। सो ये हमारा हो जाएगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन कि ओमेगा n इक्वल टू होता था BN/Rn। तो यहाँ पे BN का एक्सप्रेशन हमको मालूम था, Rn का एक्सप्रेशन मालूम था, और जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, जब यहाँ पे पुट करोगे तो वो हो जाएगा हमारा 4πc r इन्फिनिटी Z²/n³। ओके, सो ये आप लोग याद रख सकते हो। वैसे याद बहुत ज़्यादा नहीं है, BN की वैल्यू पता है, Rn की वैल्यू पता है, तो हम लोग ये चीज़ें रख सकते हैं सिंपल आराम से, ठीक है। सो यहाँ से हमारा ये तो हो जाएगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात। फिर से मैं कह रहा हूँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं फुल ऑर्बिट का, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा अभी एंगुलर फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है, मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है ये, ठीक है, चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ अब रोटेशन फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो रोटेशन फ्रिक्वेंसी सिंपली जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वो तब होती है हमारी 2πf, ठीक है। तो f और ये हो जाएगी ω/2π, तो यहाँ पर 2π से अगर डिवाइड कर दोगे तो हमारी ये क्या हो जाएगी, एंगुलर वो सॉरी रोटेशन फ्रिक्वेंसी, ऊपर वाली एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये रोटेशन फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ये अगर एक्सप्रेशन बताती है जाएगा। इसके बाद टाइम पीरियड आपको पता ही है कि 1/f होता है रोटेशन फ्रिक्वेंसी के इनवर्स, तो इनवर्स रखोगे तो आपका टाइम पीरियड भी निकल आएगा। गॉट इट। नाउ इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि के अल्फा लाइन क्या होती है, ठीक है। जब अगर मान के चलो ट्रांजिशन आपका n=1 पे हो बट n=2 से हो रहा हो तो उसको के अल्फा बोलते हैं। इसी प्रकार अगर मान के चलो जस्ट अबव वाली लाइन, मैंने बताया था ना कि जैसे जो आपका हो जाएगा फाइनल वाला 1 2 3 4 इससे करस्पॉन्डिंग हमको पता ही है, बट अगर जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उनको हम लोग इस तरीके का नाम भी दे सकते हैं, KLMN इस तरीके के सीरीज। तो के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा बीटा गामा इस तरीके की सीरीज़ बनेगी, ठीक है। तो अल्फ़ा का मतलब क्या है, जस्ट ऊपर वाले से 1 ट्रांजिशन हो रहा है ना। तो इस तरीके का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कब कौन के अल्फ़ा के बीटा के गामा इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। इसी प्रकार एल अल्फ़ा एल बीटा एल गामा इस तरीके का आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो वहाँ पर। गॉट इट, यहाँ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। सो नाउ ये आपके हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एटम जब आए तो तब ऐसी चीज़ें आपको देखनी है। नाउ इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या पड़ता है सारी चीज़ों पे। तो उसमें मैंने वही रखा कि अभी तक मैंने न्यूक्लियस को बहुत हाई माना था, मतलब बहुत कह सकते हो कि भारी था इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन, है ना। मास इसका इन्फिनिटी टाइप का था, तब उन्होंने कैलकुलेशन की थी सबकी BN RN EN, है ना। काइनेटिक एनर्जी हो गया, टर्म वैल्यू हो गया, इन सब की कैलकुलेशन हम कर चुके थे, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट्स भी निकाल चुके थे। बट अगर मान के चलो जो न्यूक्लियस का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेरेबल है, तब इन सारी चीज़ों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी तक क्या था कि हमारा जो न्यूक्लियस था वो एक इन्फिनिटी मास का ऑब्जेक्ट था जो रोटेट नहीं कर रहा था, स्टेशनरी था। बट अगर रिलेटिव मास है तो आपका ऑब्वियसली रोटेशन आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लेंगे हम लोग रिड्यूस मास वाला। तो दो बॉडी को सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करके हम लोग किसी पर्टिकुलर एक्सिस उसका रोटेशन देख लेंगे। तो रिड्यूस मास निकाल लेना ऐसे केस में जब कंपेरेबल हो। तो रिड्यूस मास आपको पता है दो बॉडी का इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर रेडियस की कि कौन सा मास कितने रेडियस से मूव करेगा, तो ये आपका बीच की डिस्टेंस r है। अगर r1 की बात करूँ इलेक्ट्रॉन के, तो वो आपका इस तरीके का एक्सप्रेशन है, आप लोग पढ़ चुके हो क्लासिकल मैकेनिक्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर म्यू पता है तो आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो और एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। गॉट इट। सो अब यहाँ तक हमको ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो चुकी हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होने वाली हैं। तो इतना याद रखिएगा कि हम लोग अब कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि पहले मास जो था न्यूक्लियस का वो इन्फिनिटी था, तो तब वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो म्यू हमारा सिंपल एम पे डिपेंडेंट था। बट यहाँ पर टू बॉडी है तो हम लोग कर रहे हैं जहाँ जहाँ स्मॉल एम आ रहा है तो वहाँ पर म्यू रिप्लेस कर देना, सिंपल सा बस।
सो हमारा ये आंसर हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन रखी है, ठीक है, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रख दी है। सो अगर मान के चलो रेडियस की बात करें, कंपेरेबल जब होता है मास न्यूक्लियस का, तो हमारा चेंज कैसे हो सकता है। तो ये जहाँ पे इन्फिनिटी लगा तो समझ जाना कि पहले वाली का ये रिजल्ट है और ये आपका एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई करना उसमें। तो रेडियस के लिए ये वाला फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। अब ये इंडिपेंडेंट था, मैंने बताया था, तो ये दोनों के लिए इक्वल आएगी ना। इसके बाद हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, कैपिटल M डिवाइड बाई M प्लस कैपिटल M, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। सो ये हो जाएगा हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट। इसी प्रकार ये टोटल एनर्जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस M, और ये आपका जो लैम्डा है ना, तो इसी भी चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर कराने के लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। कैसे कि जिस जिसमें यहाँ पर डिस्टेंस वाली यूनिट होगी उसमें आपके दोनों मास ऊपर होंगे। तो अब देख लीजिएगा कि आपका डिस्टेंस में r आता है तो ऊपर दोनों मास होंगे, लैम्डा भी आता है डिस्टेंस के कैटेगरी में, तो दोनों मास ऊपर होंगे। बट रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपने देखी होगी कि इनवर्स में होती है ना, तो आपका ऊपर छोटा वाला ऊपर की जगह नीचे वाले दोनों मास आएंगे, बट यहाँ पे कैपिटल M आएगा सभी केसों में। बस ये इतना याद रख लो, सारे फॉर्मूले आप बन गए। कैसे याद रखना है कि डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो दोनों मास ऊपर हैं, और अगर डिस्टेंस के इनवर्स वाला पोर्शन आता है, फिर एनर्जी वाला पोर्शन आता है, उसमें हमारा नीचे आएंगे, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। बट कैपिटल M आपका हमेशा डिमिनेटर में आएगा, मतलब ये डाउन आएगा। ओके। सो एक चीज़ और याद रखना है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1836 इंटू मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी इसका यूज हो जाएगा, आगे चल कर देख लेंगे। सो यहाँ पे कैलकुलेशन उन्होंने पूछ ली है कि अगर मैं R की वैल्यू निकालूँ डिफरेंट टाइप के आइसोटोप्स के लिए तो क्या क्या होगी, वो भी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1s1 1s2 1s3। और आपको मालूम भी है कि हाइड्रोजन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और ये ट्राइटेरियम हो गया। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको ये वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू याद रख लोगे तो ठीक है, वरना कैलकुलेट भी आप लोग कर सकते हो। सिंपल सा है, कुछ आपको मास रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता ही है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के जो न्यूक्लियस का मास है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट आ जाएगा जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो अभी के लिए इतना याद रख लीजिएगा कि कांस्टेंट कैसे कैसे होता है। बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे कि अगर मैं इसमें बात करूँ हाइड्रोजन के, जो आपका प्राइमरी वाला हाइड्रोजन है, इसमें हम लोग कैपिटल M की वैल्यू इन्फिनिटी मान के चलते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या है कि 1s2 है ना, तो एक प्रोटॉन आपको बढ़ गया है ना, तो यहाँ पर जो आपका प्रोटॉन का रोल आ जाएगा न्यूक्लियस के मास में, है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार अब इसमें आ जाइएगा 1s3 में क्या हो जाएगा कि आपका फिर से इसमें प्रोटॉन का मास बढ़ेगा, प्रोटॉन का रोल आ गया, है ना। तो यहाँ से आप लोग प्रोटॉन, है ना, तो इस तरीके से आप लोग RT की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने कैलकुलेट किया है, मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, कैलकुलेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस का रोल तब तक नहीं होगा जब तक वो इन्फिनिटी कंसिडर किया गया था। तो जैसे हाइड्रोजन के लिए देख लो, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के लिए तो न्यूक्लियस अब ऑब्वियसली कि न्यूक्लियस के अंदर क्या एक प्रोटॉन है, तो यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी 1836 ME। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये हमने फॉर्मूला हमने अभी देखा था कि आपका जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो एनर्जी वाली यूनिट रखता है, या फिर बात करूँ अपोजिट तो डिस्टेंस। मैं आपको ये चीज़ क्यों बोला एनर्जी वाली, क्योंकि आगे चल के ना एनर्जी को वेव नंबर से डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे ये ज़्यादा शॉक्ड मत हो जाना कि डिस्टेंस के इनवर्स को हम लोग एनर्जी क्यों बोल रहे हैं। सो यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट हमारा ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर नहीं है तो ऊपर M आएगा, नीचे दोनों का मास का समेशन आएगा, है ना। तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इसी प्रकार आपको पता है ड्यूट्रॉन में 2 प्रोटॉन हो जाएंगे आपके, है ना, तो न्यूक्लियस का मास हमारा इस टाइम से हो जाएगा। इसी प्रकार जब ट्राइटियम में करोगे तो 3 प्रोटॉन का मास होगा,
तो यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू 3 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन का मास तो आपको पता ही है 26। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सो नाउ अब इसके बाद हम लोग ये तो आगे चल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको रिजल्ट निकल के आ जाती है कि जैसे जैसे हम लोग ए की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेलेवेंट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो अगर मान के चलो कभी कभार आ गया क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ऐसे वैल्यू के मैंने और फिर पूछ लिया जाए तो आपको देखना ए जिसका ज़्यादा उसका आर ज़्यादा है। जय ओके। सो नाउ अब इसके बाद ये लैम्डा की वैल्यू है, अगर H अल्फा लाइन ऑफ 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन, मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जब ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो ट्रांजिशन के रिगार्डिंग अगर हमको निकालनी है वैल्यू लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू ये निकाल लेंगे। अभी तक हमने रेलेवेंट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, अब निकालना है हमको कि भाई अगर ट्रांजिशन होगा डिफरेंट न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, लाइक पहला मान के चलो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन हो गया, देन इसके बाद ड्यूट्रॉन हो गया, है ना, ड्यूट्रॉन जो पढ़ा था तो इसके बाद ट्राइटेरियम हो गया। तो तब लैम्डा कितना होगा वो चीज़ हमने यहाँ निकाली है, और सिर्फ एक लाइन की निकाली, वो है H अल्फा वाली, जब ट्रांजिशन आपका 2 से 1 पे हो रहा हो, है ना। सो यहाँ से अब करना क्या है, H अल्फा सॉरी बामर सीरीज में आता है, तो यहाँ पर थोड़ा याद रखिए बामर सीरीज के रिगार्डिंग है। तो बामर सीरीज में N फाइनल जो होता है वो 2 होता था। गॉट इट। सो जब ऑर्डिनरी वाला होगा तो ऑर्डिनरी वाला कितना 3 से 2 पे आएगा, है ना। इसी प्रकार हम लोग इसके केस में 3 से 2, इसके केस में 3 से 2, बट रेलेवेंट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इनकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर R बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो इसमें देख लीजिएगा कि लैम्डा पहले ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम होगा, फिर उससे भी कम होता गया। ओके। सो नाउ कभी कभी उसने डेल्टा वेवलेंथ पूछ लेता, डेल्टा डिफरेंस, डेल्टा लैम्डा पूछ लेता है, वेवलेंथ डिफरेंस। तो वेवलेंथ डिफरेंस याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से अगर माइनस करोगे, इसका माइनस करोगे तो इतना आएगा, अगर 1h3 माइनस इससे इसको माइनस करोगे तो 2.4 आ जाएगा। तो ये कभी कभी पूछ लेता है वो शिफ्ट के बारे में। इतनी बात क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं पॉजिट्रोनियम एटम के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिट्रोनियम एटम को पता ही है, हाइड्रोजन एटम के बीच, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। तो जब हम लोग प्रोटॉन को रिप्लेस करेंगे पॉजिट्रॉन में, अब आप बताया प्रोटॉन का न्यूक्लियस में, अब न्यूक्लियस चेंज हो रहा था, कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, कौन सा आएगा, रिड्यूस मास वाला। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे रिड्यूस मास, अब जो आपका पॉजिट्रॉन होता है वो मास इसके इक्वल रखता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करो तो म्यू इक्वल हो जाएगा me/2। गॉट इट। सो ये आ जाएगा म्यू की वैल्यू। अब सारी कैलकुलेशन फिर से करनी है, Rn की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट फार्मूला देख लेते हैं कि आपका जो म्यू आया वो कितना आया, me/2, है ना, me/2। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो मास था वो 2 टाइम्स ऑफ म्यू हुआ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ जहाँ me आ रहा तो वहाँ पे 2 म्यू आना चाहिए, है ना। सो मैंने किया क्या कि जो आपका Rn का एक्सप्रेशन था 0.529, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के फैक्टर से। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना फैक्टर आ रहा है, 2 का फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से होगा, 2 के फैक्टर से होगा Rn के एक्सप्रेशन से। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा Bn कितना है हमारा, वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास था, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा। जेड की वैल्यू 1 रखी है मैंने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जेड एक्स नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको पता है कि जहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस वाले में ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एनर्जी वाले में नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इस वाली एनर्जी में 2 का फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर नीचे, है ना। लैम्डा आपका ऑब्वियसली डिस्टेंस वाला है तो 2 ऊपर आएगा। इसी प्रकार अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी आराम से निकाल सकते हो कि आपका बाइंडिंग एनर्जी भी निकल आएगा। ओके। सो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं म्यूनिक हाइड्रोजन एटम की। अब म्यूनिक हाइड्रोजन एटम, म्यून एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है जिसका मास 207 होता है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ निकाल सकते हो क्या, कि जब हमारा हाइड्रोजन एटम था तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन था। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर रहे हैं, पिछले वाले केस में प्रोटॉन को रिप्लेस किया था।
तो जब इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेंगे, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन को म्यू से रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा एटम, इसको बोलते हैं म्यू एटम। अब म्यू एटम निकाल लिया तो न्यूक्लियस का हमको रिड्यूस मास निकालना। तो रिड्यूस मास जब निकालोगे तो ध्यान रखिएगा ये आता है हमारा कितना, इसकी वैल्यू अवेलेबल पुट करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ से जो म्यू आता है वो आता है हमारा 186 इंटू ME, है ना। तो अब मेरे को एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ से जो ME आया वो कितने टाइम्स कम है म्यू से, 1/86। इसी फैक्टर से हमको रेडियस वाली यूनिट में मल्टीप्लाई करना है या डिस्टेंस वाली यूनिट मल्टीप्लाई करना है और एनर्जी वाले के नीचे मल्टीप्लाई करना है। देख लो बन जाएगा पूरा, मतलब सारे एक्सप्रेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर पहला एक्सप्रेशन याद है और अगर ये फैक्टर निकाल लिया तो कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। कैसे, देखो तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 186 इंटू ME। ये सारा मैंने कैलकुलेट कर लिया इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो RN का हमको इतना पता था, है ना। अब ये नीचे आ रहा है ना ME इक्वल टू म्यू बाई 186, तो आपका यहाँ पे ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार आपका BN तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। RN अब अगर रेडियस में नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 186 आ जाएगा। EN देखो अब एनर्जी की यूनिट थी तो ऊपर 186 आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी हमको पता था कुछ इस तरीके की होती है, तो हम सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं। इसके लिए भी कैलकुलेशन कर ली, इसके लिए भी कैलकुलेशन भी यहाँ पुट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि लैम्डा आपके फिर से यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की, तो वहाँ पर 186 नीचे आ जाएगा। गॉट इट। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे याद रहता है कि अगर ये आ जाएगा, या तो ऐसे याद रख लो कि 186 वाला जो फैक्टर आएगा इसमें रेडियस वाले में ये वाला फैक्टर हमेशा नीचे रहेगा रेडियस वाले में, और जब एनर्जी की बात करें जैसे R हो गया, E हो गया, इसमें ऊपर रहेगा ये फैक्टर। पिछले वाले केस में भी देख लो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। म्यू N इक्वल टू कितने का फैक्टर आए, हाफ का, तो ये वाला हाफ फैक्टर, ये वाला हाफ फैक्टर रेडियस वाले में नीचे रहेगा और एनर्जी वाले में ऊपर रहेगा। तो जब ये रेडियस वाले में नीचे जाएगा तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। ठीक है। अब R में मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये आपका ऊपर ही का है। तो जितने फैक्टर से अगर R आ तो उतने फैक्टर से हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट चेंज हो जाता है। जस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और रेडियस उतने फैक्टर से कम हो जाती है। कम का मतलब नीचे रखना वो वाला फैक्टर, तो ये हो जाएगा। अगर फिर भी याद आएगा तो फिर आप अपने तरीके से याद रख लीजिएगा। मैं तो ऐसे ही रखूँगा कि जो म्यू और ME में फैक्टर आ रहा है, जो रेशियो आ रहा है, उस रेशियो का जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसमें हम लोग क्या करेंगे, रेडियस वाले में उसको उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल के बारे में। गॉट इट। तो ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखा होगा, ये वाली कंडीशन आपने देखी होगी जब क्वांटाइजेशन रूल पढ़े होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कि आपके अगर QN जनरल कोऑर्डिनेट है और जो आपका मोमेंटम है उसके करस्पॉन्डिंग, तो अगर मैं इसका ओवर ए साइकिल इंटीग्रेशन करता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है हमारा NI इंटू H। ये आपका इस सिंपल सा रूल है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग आगे चल के फ्यूचर में कुछ चीज़ें हम लोग निकालते हैं। तो ये क्वांटाइजेशन वाला रूल है, क्योंकि ये तब आया था जब ऑब्वियसली कि जब बोहर मॉडल के ड्रॉबैक्स आ गए थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट में, है ना, रोटेट बोलो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, फिर वो मॉडल जीमान इफेक्ट, ये सब चीज़ें, मतलब ये ड्रॉबैक के कारण ही सोमरफील्ड आए थे। सोमरफील्ड ने फिर हम अपना ये सिंपल सा रूल दिया था। इन्होंने रूल दिया था कि हमारा जो ये आपका जो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो चलो इसमें इन्होंने बोला था, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि फॉर एनी फिजिकल इन विच द जनरलाइज कोऑर्डिनेट QI इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, देन देयर एग्जिस्ट अ क्वांटम कंडीशन फॉर ईच QI गिवन बाय दिस। ये कंडीशन हमारी थी। सो इसका एप्लीकेशन हमारा कहाँ आता है, वो आता है कैलकुलेशन ऑफ द 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है। सो यहाँ से हम लोग ये यूज करते हैं। इसका यूज करने के बाद ये आपकी एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल गया था 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जाके आपको ये सॉल्व तो नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना, तो बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि अगर मैं डेरिवेशन की बात करूँ तो E इक्वल टू होता था हमारे यहाँ पर PE प्लस KE,
यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, फिर आपका एक क्वेश्चन बनेगी गिलिप्स की, फिर वहाँ पे आप लोग ये वाला ऑब्वियसली ये एरिया अंडर द कर्व है ना, तो इनक्लोज्ड बाय दैट पूरा जो भी एरिया बना तो वो रखोगे, तो ये आपका सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा एनर्जी का, सिंपल मोटी मोटी भाषा में याद रखो। फिर इसके बाद क्वांटम कंडीशन, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्वांटम कंडीशन बोहर की क्या थी कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम था वो हमारा क्या था, कुछ इस तरीके से डिफाइन था। बट यहाँ पर हमारा ये विल्सन के अकॉर्डिंग है, विल्सन ने क्या बोला था कि अगर पर्टिकुलर एंगुलर थीटा के लिए रेगुलर मतलब ऑब्वियसली अगर हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारा थीटा है तो इस वाली कंडीशन अगर पुट करूँगा तो हमारा ये जैसे बोहर ने कंडीशन दी थी, ये सोमरफील्ड ने कुछ इस तरीके से क्वांटाइजेशन रूल की मदद से ये वाली कंडीशन यहाँ पे रखी। तो यहाँ से जो आपका लीनियर मोमेंटम अगर थीटा के रिगार्डिंग है तो उसको एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, आर के रिगार्डिंग है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। तो यहाँ पे रखा है कि ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम है वो पी थीटा इक्वल होता है NH/2π, और आपको पता है ये आपका एंगुलर मोमेंटम है तो ये आ जाएगा हमारा NdR। गॉट इट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला थीटा जो है इंडिपेंडेंट, ये वाला जो पी थीटा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा, जो कि क्वांटाइजेशन कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये एप्लीकेशन है सोमरफील्ड की कि पहली बात हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकाल सकते हैं, दूसरा क्या है कि हम लोग क्वांटाइजेशन कंडीशन क्वांटम कंडीशन हम लोग जो पढ़े थे वो भी निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तीसरा इसका यूज था कि हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में भी बता सकते हैं इन्हीं की मदद से। सो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली प्रिंसिपल कि ऑब्वियसली अगर कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ अगर वो मतलब पार्टिकल नेचर है तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसका वेव नेचर भी होगा। वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए उन्होंने लैम्डा बताया था, तो आपकी ये वेवलेंथ ऑफ लैम्डा n = h//Pn। यहाँ से अगर मैं बात करूँ जो आपकी कंडीशन निकलेगी वो अभी इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो आपका ये वाली कंडीशन निकल के आ जाएगी। अब आपको पता है ये ऊपर हम लोग पी एन का एक्सप्रेशन पढ़ चुके थे ना, तो ये पी एन का एक्सप्रेशन रखोगे तो आपको पता है कि पी एन इक्वल टू हो जाएगा एम बी एन। अब एम बी एन और आपको पता है एम बी एन और एन कितना होता था NH/2π। तो यहाँ से हम लोग एम बी एन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से हमको ये याद रखना है ये वाली कंडीशन कि अगर कोई ऑर्बिट कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी जो अगर मैं सर्कमफ्रेंसेस की बात करूँ, रेडियस के सर्कमफ्रेंसेस की बात करूँ तो हमारे कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से 2πRn = n λn। तो क्वेश्चन में ये बोला गया, क्वेश्चन में कभी भी बोल देता है कि मान के चलो आपका एक इलेक्ट्रॉन आपके फोर्थ ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में मूव मतलब रिवॉल्व कर रहा, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तब आपको क्या करना कि इस वाले फॉर्मूले आपको पुट कर देना तो आपको रेडियस आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपको फॉर्मूला रखना है 2πRn, मतलब जो सर्कमफ्रेंसेस होती है वो होती है n × लैम्डा है। लैम्डा आपका गिवन होगा तो आपको यहाँ से निकाल सकते हो, और लैम्डा अगर गिवन नहीं है तो लैम्डा निकाल सकते हो। कैसे कि अगर उसने बोल दिया कि n = 4 के रिगार्डिंग बताइए तो पहले तो आप लोग R4 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, देन इसके बाद लैम्डा निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसा है कि डी ब्रोगली का वेवलेंथ पूछे पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2πRn = n λn। ठीक है, ओके। सो अब ऑब्वियसली पहले क्या था कि हमने सिर्फ इतना नहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस बताओ, बट अगर वेवलेंथ पूछ ले कि उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बताओ भाई, तो वेवलेंथ के लिए 2πRn = n λn याद रखना। ओके, सो नाउ इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दी सोमरफील्ड एक्सटेंशन टू बोहर एटॉमिक मॉडल। तो अब इसमें क्या है कि इन्होंने मतलब सोमरफील्ड ने बताया था कि हमारा और जो मतलब इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना रिवॉल्व करके वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इन्होंने एलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लाया था। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के कारण इसका नाम दे दिया गया एलिप्टिकल मॉडल। अब एलिप्स में आपको पता है कि 2 कोऑर्डिनेट चाहिए r और थीटा, तो ये r और थीटा हो जाएगा। इसमें कंडीशन डाली दोनों जो आपने पहले पढ़ी थी विल्सन वाली, तो यहाँ से हमारा ये दोनों के लिए रिगार्डिंग कंडीशन आ गई।
और आपको ये थोड़ा सा एलिप्स के पोलर इक्वेशन अगर याद हो तो इस तरीके से होता था, L/R इक्वल टू 1/1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, है ना। तो ये हमारी कंडीशन है जहाँ पे L हमारी सेमी लेटस रेक्टम होती थी और ये आपकी क्या है, एसेंट्रिसिटी है ना। सो जब ये सारी चीज़ें आप लोग रखोगे तो आपको जो याद रखना है वो क्वांटम कंडीशन फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए वो आपकी ये है कि B/A इक्वल टू N थीटा बाई NR प्लस N थीटा। ये क्वांटम नंबर है रिलेटेड टू थीटा, ये क्वांटम नंबर है रिलेटेड टू R। इसी प्रकार हमको यहाँ से अगर मैं बात करूँ इन दोनों का जो समेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा N से डिनोट करता है उसको। तो फिलहाल मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि आपका क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, वो भी इलिप्टिकल में, तब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो B/A इक्वल टू हो जाएगा हमारा N थीटा डिवाइडेड बाई NR प्लस N थीटा। गॉट इट। सो यहाँ से इसके बाद क्वांटम कंडीशन देख लेते हैं। तो क्वांटम कंडीशन हमारी ये निकल के आ जाएगी B/A इक्वल टू N थीटा बाई N क्या है, समेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटम नंबर्स का समेशन। तो इसमें N थीटा की वैल्यू जो होती है वो अभी 1 से लेकर N तक जाती है और NR की जो वैल्यू होती है इसमें वो 0 से स्टार्ट होके N-R तक जाती है। ये याद रखिएगा, जो पर्टिकुलर गिवन N है उसमें N थीटा और NR का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो ये क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी N थीटा की 1 से लेकर N वैल्यू तक जाएगी, NR की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर उसके वैल्यू तक रुक जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जब मान के चलो N थीटा इक्वल टू N हो जाए, N थीटा इक्वल टू N हो जाए तो N थीटा इक्वल टू N हो जाएगा तो B इक्वल टू A हो जाएगा। और यहाँ पे B इक्वल टू A जब पुट करते हो एलिप्स वाली कंडीशन में, एलिप्स वाली इक्वेशन में, तो वो आपकी एक सर्कल बन जाती है। तो याद रखिएगा ये सर्कल के लिए कंडीशन हो जाती है जब N थीटा की वैल्यू N के बराबर हो जाती है, जिसको हम लोग अपर लिमिट के नाम से भी जानते हैं। तो जो अगर N थीटा की अपर लिमिट N तक टच करती है तो वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। NR के लिए हमको वैल्यू पता ही है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था या फिर मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तब उसकी एनर्जी क्या थी, है ना, वो देखा था हमने एक्सप्रेशन माने 13.6 समथिंग एल्स, है ना। बट अगर बात करो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर बात करें तो यहाँ पे हमको पता है कि जो N है वो NR प्लस N थीटा का समेशन है। पहले सिर्फ क्या था हमारा N अकेला था, उसमें सिर्फ रेडियस वाला कंपोनेंट था। सो अब यहाँ पर हमारा पता है कि ये हमारा ये एंगुलर वाला पार्ट भी आ गया। सो अब करना क्या, कुछ नहीं करना, जहाँ पर N था वहाँ पर NR प्लस N थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। जो फॉर्मूले पहले थे वही फॉर्मूले यहाँ पे भी है। तो यहाँ से देख लीजिएगा कि ये हमारा सिंपल सा ये फॉर्मूला आया था टोटल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ N। तो यहाँ पे N की जगह NR प्लस N थीटा पुट कर दिया तो हमारा ये आ जाएगा ये EN की वैल्यू इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। ओके, सो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमको अगर मैं सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू पूछे तो कैसे करना वो याद रख ले। तो सेमी मेजर एक्सिस जो होगी वो हो जाएगी N² इंटू R1, जो पहले ऑर्बिट की रेडियस थी इलेक्ट्रॉन के केस में वो R1 आएगा। ये आपका B, ये आपका क्या है सेमी माइनर एक्सिस, तो वो हो जाएगी N इंटू N थीटा डिवाइड बाई Z इंटू R1। N आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, N थीटा आपका क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर है। सो इस तरीके से हम लोग ये याद रख सकते हैं फॉर्मूला। ये पर्टिकुलर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हाइड्रोजन के केस में बताओ कि अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वो बोलेगा आपसे कि किस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, जैसे N=1 आ गया तो अब बताओ A की वैल्यू कैसे हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, R1 की पता है ये वैल्यू, ये रखोगे तो ये हाइड्रोजन के केस में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर दोनों वैल्यू बराबर आती हैं A और B की तो वो सर्कल बनेगा, और अगर नहीं आती है तो एलिप्स बनेगा। वो डिफरेंट टाइप की आपकी ज्योमेट्री बन सकती है, सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू कैसे ले रहा हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल सकते हैं मैंने ये भी बता दिया।
इसका यूज मैंने बता दिया। फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, ओके, मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू n आ रही, तो उसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं ऑर्बिट्स के। तो n-1 जो ऑर्बिट्स होंगे वो इलिप्टिकल होंगे, एक ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर होगा। ये सर्कुलर ऑर्बिट कब बनता है? अपर लिमिट में, n थीटा की जब अपर लिमिट में पहुँचेगा तो तब वो सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा। और उसके पहले n-1 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होंगे वो इलिप्टिकल शेप के होंगे। तो ये एक रिजल्ट मैंने ऐसे लिख दिया है, जो याद रख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके बाद रिलेटिविस्टिक करेक्शन, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा करेक्शन देख लेते हैं कि मान के चलो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर मान के चलो लाइट के वेलोसिटी पर स्पीड के कंपेरेबल है, तब सारी चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ सकता है, बेसिकली एनर्जी के ऊपर। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर रेंज में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे कि भाई जो कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। बट अगर मान के चलो कंपेरेबल हो गई स्पीड ऑफ लाइट के, तब एनर्जी में किस प्रकार करेक्शन हो सकता है वो भी देख लेते हैं। सो ऐसे मूविंग मास जिसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू लाइट है, वो उसका मास ऑब्वियसली चेंज हो सकता है। मूविंग मास अलग होता है, रेस्ट मास अलग होता है। तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिविस्टिक मास, है ना, इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर मैंने कैसे किया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में, वो आपकी क्या थी, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था। उस फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कंपेरेबल टू 10⁻⁻⁶, मतलब 100 टाइम्स कम थी। तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि भाई हाँ, इसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन आएगा। अब वो रिलेटिविस्टिक करेक्शन किस किस के बीच में आ सकता है, मास के बीच में आ सकता है। मास से फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो मैंने करेक्शन इन द मास निकाला। अगर करेक्शन इन द मास है तो हमको पता है कि एनर्जी भी मास पे डिपेंडेंट वाला पार्ट था, तो उसमें वैल्यू पुट की। उसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो करेक्शन टर्म आया वो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ये वाला टर्म जो है वो करेक्शन वाला है, ये इनिशियल वाला था, ये करेक्शन टर्म्स है। ओके, या तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, ये वाला अगर याद रख पाओ। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखाई, बट कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो पता कि अभी इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था एनर्जी का एक्सप्रेशन एन थीटा एन आर में रखा था, देन इसको कैलकुलेशन की थी। तो ये हमारा आ जाएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर है हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तब करेक्शन कितना आएगा टोटल एनर्जी में, वो हमारा आ जाएगा। सो -13.6 Z²/n², तो मैंने कॉमन निकाल लिया, प्लस Z² α² डिवाइड बाई n 1/n θ -3/4n। तो ये जो पीछे वाला टर्म है वो डेल्टा En से मैंने डिनोट किया, उसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन टर्म एनर्जी में। ये तो हमने बोहर वाला निकाल लिया था, बट अगर रिलेटिविस्टिक करेक्शन निकालना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के ये वाली वैल्यू हमको वहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। अगर हमको ये पता चल गया तो टर्म वैल्यू भी निकाल सकते हो आफ्टर करेक्शन। टर्म वैल्यू क्या है कि ये जो आया था इसमें माइनस साइन लगाइए, डिवाइड बाई SC से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये हमारा करेक्शन है, वो टर्म वैल्यू हमारी प्लस होनी चाहिए तो प्लस हो जाएगी। ओके, सो वो डेल्टा T और TN का समेशन आ गया था। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है वो निकल के आता है टर्म वैल्यू का Tn, n θ। ये तो पता ही चल रहा है मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हम इलेप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पुरानी वाली वैल्यू थी Tn की R∞ Z²/n², तो ये हमारा करेक्शन है। अगर ये याद रहता है तो इसमें सिंपली HC से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा वो वाला करेक्शन वाला टर्म आ जाएगा। गॉट इट। सो R∞ Z⁴ α² डिवाइड बाई n³ ये आपका n θ और यहाँ पे 3/4n हो जाएगा। अब क्या हो सकता है कि अब आपसे पूछ ले कि आपको जो डिफरेंस बताना है टर्म वैल्यू के बीच का, क्योंकि डिफरेंस के टर्म्स में ही आप लोग सारी चीज़ें आगे प्रोसीड करोगे। देव नंबर का डिफरेंस कैसा होगा, उसमें सिलेक्शन रूल भी आपके बनेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेना है। डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म वैल्यूज, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन जो था वो डेल्टा का है ना, डेल्टा Tn। तो डेल्टा Tn कितना हो जाएगा कि आपका ये वाला था -Tn, तो इसकी वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू आप लोग याद रख सकते हो, सिंपल। आपको ज़्यादा ये कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं। ये वाले अगर याद है तो आप लोग आसानी से वो करेक्शन निकाल सकते हो एनर्जी में। तो 5.84 cm/s Z⁴ डिवाइड बाई n³, ठीक है। सो
अब इसमें वैल्यू पुट कर दो सारी चीज़ें, तो आपको ये वाला पर्टिकुलर कांस्टेंट निकल आएगा। तो ये टी एन की वैल्यू निकालिए। टी एन की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में पूछ लेता है कि करस्पॉन्डिंग टू एन इक्वल टू 2 के रिगार्डिंग डेल्टा एन कितना होगा, डेल्टा टी कैसा होगा। तो अगर मान के चलो मैं एन की वैल्यू, अगर मान के चलो उसने बोली एन की वैल्यू 2 बोल दी, एन की वैल्यू मान के चलो 2 बोल दी, तो एन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो सकता है। एन थीटा कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा टी निकाल लिया। अब डेल्टा टी ऑब्वियसली अलग अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू अलग है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एन के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट्स थे आपके, एनर्जी लेवल था, वो स्प्लिट हो जाएगा 2 वैल्यू में। यहाँ पे एन इक्वल टू 2 है ना। तो फिर ट्रांजिशन के रिगार्डिंग आपको 2 तरीके की वेवलेंथ निकलेगी। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है ऑर्बिट में, और उस तरीके से जो हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं उनको हम लोग फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट के लिए जब ट्रांजिशन ऊपर से नीचे हो रहा है तो जो एक स्पेक्ट्रा बन रहा है, कितनी लाइन्स बन रही हैं, वो हमारी फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट कहलाती है। कितनी लाइन्स बन रही हैं जब ट्रांजिशन हो रहा है। तो उसके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो हमारा होता है डेल्टा एन थीटा इक्वल टू +-1। एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमारे, उसका जो डिफरेंस होगा वो +-1 होनी चाहिए 2 ऑर्बिट के बीच में। तो ये सिलेक्शन रूल आपको याद रखना है, डेल्टा एन थीटा इक्वल टू +-1 है अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है ऑर्बिट में। अब ये थोड़ा सा वैसे आपको लग रहा होगा, मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एक सेकंड। जैसे मान लो हमारे जो ऑर्बिट थे एन इक्वल टू 2 एन इक्वल टू 3, मान के चलो ये 2 ऑर्बिट थे। इन दोनों ऑर्बिट के बीच में हमको ट्रांजिशन दिखाना है इलेक्ट्रॉन का। तो कितने फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कंपोनेंट्स आएंगे आफ्टर द करेक्शन ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, है ना। सो एन इक्वल टू 2 के रिगार्डिंग एन थीटा की वैल्यू कितनी होंगी, 2 होंगी, 1 और 2। एन थीटा के रिगार्डिंग कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। ये हो जाएंगे। और ये मैं चीज़ें पहले निकाल चुका हूँ। ये वाली डेल्टा टी कितना होगा, तो ये डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ सारी चीज़ें निकाल सकोगे। अब यहाँ से यहाँ तक करेक्शन, अब यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन दिखाऊंगा तो आपको एक सिंगल लाइन दिख रही होगी। बट आफ्टर द रिलेटिविस्टिक करेक्शन मेरे को कितनी लाइन्स दिखनी चाहिए, वो डिपेंड करता है सिलेक्शन रूल पर। तो सिलेक्शन रूल कितना मैंने पढ़ा है, डेल्टा एन थीटा इक्वल टू +-1। तो इनमें देखना है कि लोअर से हायर के बीच में जब आ रहा है तो पहले डिफरेंस देख लो, इसमें +-1 है, वही ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो मैंने यहीं पे ये चीज़ मैंने निकाल ली यहाँ पे। जैसे मैंने क्या सोचा, पहले बिना सोचे समझे मैंने कहा भैया इसका ट्रांजिशन इसमें हो सकता है, इसका इसमें हो सकता है। फिर सिलेक्शन रूल मेरे को पता है कि डेल्टा एन थीटा इक्वल टू कितना है, +-1। तो इसका डिफरेंस कितना, 0। तो इसका नहीं आ सकता, इसका इसमें ट्रांजिशन होगा, है ना। इसका इसमें ट्रांजिशन हो सकता है, इसका इसमें ट्रांजिशन हो सकता है। तो यहाँ से मैंने देखा ये 3 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये वाले 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन एटम में कितने फाइन स्ट्रक्चर कंपाउंड्स निकले, एक स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग, मतलब H अल्फ़ा क्या थे, 3 से 2 के बीच में। H अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग लाइन में कितने फाइन स्ट्रक्चर कंपाउंड्स निकले, 3, है ना। आफ्टर करेक्शन ये हमारा फाइन स्ट्रक्चर कंपाउंड्स कितने निकल गए, 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलेक्शन रूल मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन रूल एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो +-1 होना चाहिए, वही ट्रांजिशन पॉसिबल होगा और वही फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पर निकलेंगे। सो ये तो हमने देख लिया था। नाउ इसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन का जो सिलेक्शन रूल होगा वो वही मैंने आपको बताया यहाँ पर कि डेल्टा एल इक्वल टू +-1। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि अगर डाइपोल ट्रांजिशन हो रहा है तो कौन कौन सा मतलब ट्रांजिशन पॉसिबल है, कौन कौन सा नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होना चाहिए, तभी वो जाके ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। इसको लैपेटिव सिलेक्शन रूल भी बोलते हैं। गॉट इट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो कि ऑब्वियसली चार्ज इनटू उनके बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए, तो वो आपका ये डाइपोल बन जाता है। तो अभी तक क्या याद रखना है कि अगर फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के बारे में पूछ लिया जाए तो डेल्टा एन थीटा की वैल्यू कितना होनी चाहिए, +-1 होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहा तो डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। और अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है, एल से,
है ना। और एजीमुथर क्वांटम नंबर कितना है एन थीटा से, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा और ये हमारा किससे 0 से स्टार्ट हो रहा। तो एन थीटा और एल में जो रिलेशन है वो हमारा कुछ इस तरीके से है के इक्वल टू एन थीटा एल प्लस 1। तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शन रूल लगाऊँ तो डेल्टा एन थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए +-1। तो इसी प्रकार से डेल्टा एल की वैल्यू भी +-1 यहाँ पे रूल लगाया। तो इसको लेपेटे सिलेक्शन रूल बोलते हैं फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। ओके, इतनी बात क्लियर है। नाउ इसके बाद अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन में जो सिलेक्शन रूल निकला है वो कैसे निकला है वो भी देख लो यहाँ पे, कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकली है फाइनल टू इनिशियल, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था इलेक्ट्रॉन डाइपोल ट्रांजिशन हो रहा था, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आपकी 0 आ रही है। जब दोनों स्टेट्स की जो पेयरिटी है वो हमारी सेम है, और नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तब जब दोनों की पेयरिटी अपोजिट है। तो याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन होगा तब पेयरिटी चेंज होनी चाहिए। तो पेयरिटी चेंज तभी होगी, अब पेयरिटी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, -1/L होता है। तो अब ये L की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये पेयरिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही। पेयरिटी चेंज का मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाले की ऑड है तो नीचे वाले की इवन होनी चाहिए, ऊपर वाले की इवन है तो नीचे वाले की ऑड होनी चाहिए। तो L की वैल्यू उसी प्रकार से चेंज होनी चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हमने डेल्टा L का सिलेक्शन रूल लगाया कि ये वाला सिलेक्शन रूल फॉलो होगा। ठीक है, सो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के लिए पेयरिटी मस्ट बी चेंज, और ये हमारा सिलेक्शन रूल हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू +-1। ऊपर वाले के एल के लिए अगर ऑड है तो नीचे वाले के लिए इवन होना चाहिए, ऊपर वाले के लिए इवन है तो उस प्रकार पेयरिटी चेंज हो जाएगा, है ना। तो सेम नहीं है होना चाहिए एल, वरना पेयरिटी तो वही -1 ही रहेगी ना। -1 ऊपर वाले की तो +1 नीचे वाले की होनी चाहिए, ऊपर वाले की +1 है तो नीचे वाले की -1 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ये सिलेक्शन रूल हमारा निकल के आ जाता है कि डेल्टा एल की जो वैल्यू होनी चाहिए +-1 होनी चाहिए। गॉट इट। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान के चलो आपके पास 2 स्टेट्स हैं और 2 स्टेट्स में अगर पॉपुलेशन रेशियो पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स, पहली वाली स्टेट्स में N1 है, दूसरी वाली स्टेट्स में N2 है। एनर्जी आपकी पता है, ये 2 लेवल सिस्टम की बात मैं अगर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर पॉपुलेशन रेशियो पूछ लिया जाए कभी कभी क्वेश्चन में तो N2/N1 x जो ई की पावर माइनस डिफरेंस बिटवीन दैट 2 कह सकते हो कि एनर्जी लेवल डिवाइड बाय केवीटी। ठीक है, ये कब के लिए, जब आपका क्या है ये नॉन डिजेनरेट स्टेट्स है। ठीक है, कभी कभी डिजेनरेट स्टेट में आ जाते हैं तो यहाँ पर डिजेनरेसी G2/G1 लगा देना है यहाँ पर। गॉट इट। तो इस पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अगर मैं बात करूँ तो ये पता है हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट है ना। तो नेक्स्ट वाली जो बात करेंगे वो लोग सेकंड वाले पार्ट में बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में बात कर लेंगे, फिर इसके बेसिस पे और भी चीज़ें सीख लेंगे।